नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो कल आप लोगों ने वर्क एनर्जी पावर की क्वेश्चन कर लिए, लास्ट में आ गए थे आप लोग ना। तो सबसे पहले तो ठीक हो ना सब लोग? बढ़िया। तो स्टार्ट कर दें। तो आज नई हेडिंग लगा लें, वर्क एनर्जी पावर के आप लोग जो डिस्कस है वो कर लिया करो। डिस्कस में क्या याद रखना है आप लोगों को, जैसे कल न्यूमेरिकल आप लोगों ने कर लिए हो तो आज बात उनकी क्लियर हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल आप लोग ज़रूर देख लो अपनी तरफ से जो भी आ रहा है ना, और जो डाउट रहे उनको गोला वोड़ा कर लो। अभी साथ का साथ पॉइंट टू पॉइंट निकाल लो, और जैसे अपने को 1-2 दिन में टाइम मिलेगा वैसे अपन उन सबको सोल्व करा देंगे। वर्क एनर्जी पावर तक आप लोग जितने भी डाउट है वो सारे एक साथ ही सोल्व करके रखो। ओके, तो आज अपन स्टार्ट करते हैं। जस्ट आगे वाला टॉपिक रोटेशन, रोटेशनल मोशन। हेडिंग लगा लो आप लोग, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन, सर्कुलर मोशन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अब रोटेशनल घुमा भी दें। अब घुमाएंगे किसको वो थोड़ा सोचना पड़ेगा आप लोगों को। घुमाने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? पहले तो एक देखो रिजिड बॉडी क्या होता है। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी किसको बोलते हैं? रिजिड बॉडी बिल्कुल पक्की पक्की, एकदम ठोस, एकदम सॉलिड वाली बॉडी, उसी को बोलते हैं ना। कहने का मतलब रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी को बोलते हैं जिसके बॉडी के दो कोई भी पॉइंट हो, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हो। मान लो ये मार्कर है, इस मार्कर के 2 पॉइंट आपने ऐसे चूज कर लिए, ए और बी, और बाहर से आपने कोई फोर्स लगाया। इस फोर्स से यदि इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया हो, या इसके अंदर जो पॉइंट है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, अंदर वाले 2 पॉइंट है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो, तो इसका मतलब क्या है? अपने पास क्या है? इसको रिजिड बॉडी बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिसके अंदर 2 कोई भी पॉइंट आपने, जैसे उसको आप देख रहे हो दोनों पॉइंटों को, बाहर से फोर्स लगाया, ये लगाया, वो लगाया, लेकिन दोनों फोर्स के बीच में कोई डिस्टेंस गैप जो है वो डी का डी रहे। कितना रहे? मान लो 2 मीटर है ना, 2 मीटर तो बड़े हो गए, मान लो 0.2 मीटर है, 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 20 सेंटीमीटर ही रहे। ऐसे को क्या बोलेंगे अपन? रिजिड बॉडी बोलेंगे। तो आप लोग यदि देखो, ये क्या एक पॉइंट, मान लो इस पूरी बॉडी को आप आगे चलाओ तो ये आगे चल रहा है, वी वेलोसिटी से चल रहा है। मान लो इस मार्कर को मैं आगे चलाऊँ तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में यदि ये पूरी बॉडी आगे भी चल रही है, क्या ये ए बी के रिस्पेक्ट में चल रहा है या बी के रिस्पेक्ट में ए चल रहा है? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? पूरा सिस्टम चल रहा है। देखो एक ट्रेन समझो आप, ट्रेन है, ट्रेन के अंदर एक इधर वाली सीट पे बैठा है, एक सामने वाली सीट पे बैठा है, तो दोनों सीट पे आप ध्यान दोगे ना तो ट्रेन चल रही है। लेकिन ऐसे थोड़ी है कि वो ऐसे मान लो उनको बांध के रखा है, दोनों को हिलना नहीं है, आमने सामने इधर उधर नहीं आना है। ऐसे नहीं कि वो उठ के इधर आ गया, वो उठ के, ऐसे नहीं करना, बिल्कुल बैठ जाओ आराम से। और फिर देखो उनको, ट्रेन चल रही है, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में वो चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। इसके रिस्पेक्ट में ये चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। तो कहने का मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी नहीं चल रहा, बी के रिस्पेक्ट में ए नहीं चल रहा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी बोलते हैं। बात क्लियर होगी? तो रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट के बीच में कभी भी ट्रांसलेशन मोशन नहीं होता। क्या होता? ओनली रोटेशनल मोशन। कौन सा होता है? रोटेट कर सकता है। जैसे मान लो इसको आपने फिक्स कर दिया, इस पॉइंट को आपने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है ना। मान लो इसको ऐसे कर दिया, ऐसे गोल गोल तो घूम सकता है ऐसे। तो क्या होगा? रिजिड बॉडी में एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरा सर्कुलर मोशन कर सकता है या रोटेट कर सकता है। इसको आप एक्स मानो और इसको अपन ऐसे ऐसे घुमाएं एक्स मान के, तो ये इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या लगेगा? इस पर आप ऐसे देखोगे तो इसको ऐसे लगेगा ये अपने चारों तरफ घूम रहा है। इसको आप पकड़ के घुमाओगे तो इसको लगेगा कि अपने चारों तरफ घूम रहा है। तो रिजिड बॉडी में 2 पॉइंट के बीच में, 2 पॉइंट मास या पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस सेम रहती है। तो ट्रांसलेशन मोशन तो होता नहीं। कौन सा मोशन होता है? केवल रोटेशनल मोशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख लो, आपको लिखना है, मैं नहीं लिखाऊंगा इस बारे में, बस आपको समझना है कि मैंने क्या बताया है।
रिजिड बॉडी छोटे छोटे शब्दों में लिख लो, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लिख लो। रिजिड बॉडी का मीनिंग क्या हुआ? 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लिख लो अपने शब्दों में। क्लियर? और दूसरी बात क्या लिखोगे? ट्रांसलेशन मोशन मे बी नॉट पॉसिबल बट रोटेशनल मोशन विल बी पॉसिबल। पॉसिबल नहीं, वो तो कन्फर्म ही समझो आप। रोटेशनल मोशन इज कन्फर्म। क्यों? लिख सकते हो आप लोग ऐसे। बात समझ में आ गई नहीं क्या कहा है मैंने? ये आप अपने शब्दों में कुछ भी लिख लेना, तो दिमाग में उतार लो इस चीज़ को। मैंने क्या बताने की क्या कोशिश की आप लोगों को, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, रोटेशनल मोशन को पूरा डिटेल से समझने के लिए सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास की। किसकी बात करेंगे? सेंटर ऑफ मास की। तो सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर आता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास कोई बताएगा? एक ऐसा पॉइंट जिस पे जो भी आपने बॉडी ली है उसका पूरा मास सेंटर्ड हो। मैं लिखाऊंगा नहीं, सिर्फ सुन लो, अपने आप लिखना है। एक ऐसा पॉइंट जिस पे पूरा मास सेंटर्ड हो जाए। पूरा मास क्या हो जाए? सेंटर्ड हो जाए। बात क्लियर हो गई क्या? इस पूरी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट चूज करो जिस पे पूरा मास आप सेंटर समझ सको कि भाई यहाँ पे सारा का सारा मास सेंटर्ड हो गया। या आप ऐसे बोल सकते हो एक ऐसा पॉइंट जिसको आप ऐसे अंगुली करो उस पॉइंट पर और उस पूरी बॉडी को घुमाना चाहो तो वो घूम जाए, रोटेट कर जाए, ऐसे बोल सकते हो। मान लो अपने पास कोई बुक वगैरह हो, ऐसे मानो इसको, इस माचिस है, ये माचिस, ठीक है ना। आप पूछो सर इसका क्या करे थे? ये अपने पास ऐसी रहती है, वैसे कुछ करते नहीं इसका। देखो इस पे मैंने अंगुली लगाई, तो अंगुली लगाई तो मान लो ये ऐसे रोटेट कर गया, रोटेट कर जाएगा ना। अब देखो ऐसे समझो ये रोटेट कर रहा है, यहाँ कोने में अंगुली लगाओगे रोटेट कर जाएगा क्या? कोने में यदि आप अंगुली लगाओगे ना तो रोटेट नहीं करेगा, गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पे कर लगाओ अंगुली तो रोटेट कर जाएगी। तो ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिसके रिस्पेक्ट में पूरी बॉडी क्या कर जाए? रोटेट कर जाए, वो भी सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, चलो ठीक है, ये बात क्लियर हुई। याद लिख लोगे अपने शब्दों में? क्या लिखना है अपने शब्दों में? ऐसा पॉइंट जिस पे सारा का सारा मास सेंटर्ड हो, सारा का सारा मास है सेंटर्ड हो। दूसरा, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में रोटेट कर जाए, पूरी बॉडी क्या कर जाए? रोटेट कर जाए। ये भी दूसरी डेफिनेशन है। तीसरी बात यदि आप लोग लिखना चाहो, क्या हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास सेंटर मास होगा? हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होना जरूरी है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। मान लो कोई सिमेट्रिक बॉडी इसका है, मान लो इस माचिस की डब्बी का है, इस डस्टर का है, इस डस्टर का अपने पास है सेंटर ऑफ मास है। क्यों? बीच में है, सिमेट्रिक बॉडी है, जिसकी शेप सेम होती है ना, उसका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में मिलेगा और अंदर मिलता है। ये पूरा पैक भरा हुआ है ना, लकड़ी का टुकड़ा है उस पूरे से भरा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसी बॉडी भी होती है जिनका सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है। जैसे रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में होता है लेकिन यहाँ पे मास नहीं है। कोई ऐसी वैसी शेप है ऐसी, अब इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। लेकिन ये इस बॉडी के अंदर तो नहीं है, बॉडी के बाहर है। ये बॉडी के अंदर है, ये बॉडी के बाहर है। क्या हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है? सोचो, क्या हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। वो बॉडी की शेप पे डिपेंड करेगा कि बॉडी किस शेप की है। मान लो आपने एक पत्थर ले लिया, सोचो उस पत्थर में ऐसे एकदम तिकुटा टाइप का, समझते हो क्या आप लोग? ऐसे ऊपर की तरफ नोक निकल गई, इधर निकल गई, उधर निकल गई, ऐसे निकल गया। अब उस पर अंगुली लगाओ, क्या रोटेट कर सकता है वो कहीं ऐसे? कितनी अंगुली लगा लेना, वो रोटेट नहीं करेगा। इसका मतलब आप उसको सेंटर ऑफ मास देख नहीं सकते। बात समझ आ गई? तो सेंटर ऑफ मास हो ये ज़रूरी नहीं है, वो बॉडी के शेप और साइज़ पे डिपेंड करेगा। बॉडी के शेप और साइज़ के बेस पे आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास अंदर भी हो सकता है और सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है। सेंटर ऑफ मास होना भी ज़रूरी नहीं है, सब बॉडी का हो ये ज़रूरी नहीं है। बात क्लियर? और सेंटर ऑफ मास होता क्या वास्तव में? एक पूरा मास जिस पे सेंटर्ड हो। तो जो बातें मैंने बताई है
अपने शब्दों में नोट कर लो। क्या क्या? सेंटर ऑफ मास, पूरा किसी पॉइंट पे सेंटर्ड होना बॉडी का मास, उसके रिस्पेक्ट में रोटेट कर जाए। सब बॉडी का हो ये ज़रूरी नहीं है, सब बॉडी का हो ये ज़रूरी नहीं है। बॉडी के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। और किस पे डिपेंड करेगा? मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा। सेंटर ऑफ मास कहाँ पे जाएगा? ठीक है, चलिए ये इतनी बातें आपको अपने शब्दों में नोट करनी। क्लियर? मैं आगे चलते हैं। मान लो आप लोग देखो, ऐसे कोई बॉडी है, एस इस शेप की, ऐसे इधर तो बड़ा सा गोला बना दो, इधर ऐसे छुटको सो, ये बना दिया। अब इस पे अपन चर्चा करें कि सेंटर ऑफ मास किस साइड में होगा। ये मास डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप देखो, मैंने कोई कलाकारी नहीं की, ऐसी बॉडी होती है, आपको पता नहीं है, मैं बता देता हूँ आपको, ऐसी बॉडी भी होती है। शायद इस साइड में शिफ्ट होगा। क्या इस साइड में सेंटर ऑफ मास होगा? क्या नहीं होगा। जिधर मास ज़्यादा होगा उस साइड में ही सेंटर ऑफ मास होगा ना कहीं न कहीं, और उसके रिस्पेक्ट में वो रोटेट कर सके। बैलेंस करना पड़ेगा ना पूरी बॉडी को, ऐसा पॉइंट जिस पे पूरा बैलेंस हो। जैसे आपका बैलेंस कहाँ पे है? आप लोग ये जो आपके ये होते हैं ना बीच में बिल्कुल नाभि, ये आपका सेंटर ऑफ मास है। उसके रिस्पेक्ट में आप ऐसे रोटेट कर सकते हो। जैसे आप अपने को ऐसे एक नाभि पे ऐसे अंगुली लगाओ और ऐसे ऐसे उसको अपने को घुमा सकते हो, आराम से आप घुमा सकते हो। घूम के देखना, कई बार जब भी टाइम मिले ना घूम के देखना। क्यों? हाँ, तो वो ध्यान रखने वाली बात है, कोई बात नहीं। किसी का आजकल तो क्या है कि बच्चे पेट वेट तो प्लेन ही रहता है ना। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो अपनी क्या है। सेंटर ऑफ मास आपको पता चल गया। ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आप लोगों को कि जितना मास होगा, जितना मास छोटा बड़ा, उस हिसाब से सेंटर ऑफ मास होगा। मान लो एक मास m है, छोटा सा मास है, एक बड़ा मास है, और एक सिस्टम में पूरा सिस्टम है, ये मास बड़ा है, तो सेंटर ऑफ मास इसके पास होगा, इस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यानी ये जो बीच की दूरी है ना, बीच का जो डिस्टेंस है, किसके साइड में सेंटर ऑफ मास होगा? जहाँ पे बड़ा m होगा उसके साइड में सेंटर ऑफ में मास होगा। बात क्लियर हो गई? सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास किस साइड में होगा? जिस साइड में मास ज़्यादा हो उस साइड में सेंटर ऑफ मास होगा। बात क्लियर हो गई? इतनी याद रह जाएगा, कर लोगे चर्चा। दिमाग में पिक्चर बन गई। क्या बताया मैंने सेंटर ऑफ मास के बारे में? पिक्चर बन गई। आगे बढ़ा दो इसको। ठीक, बहुत सारी मैंने बातें बताई है आप लोगों को, ये आप अपने शब्दों में दिमाग में फिट रखोगे। बताया नहीं जाएगा आप लोगों को कि भाई सर ये लिखवाओ वो लिखवाओ, आपको अपने आप ही लिखनी है ये सारी बातें। क्योंकि सर लोग तो क्या बताने का काम रहता है, काम तो बच्चों को ही करना पड़ेगा ना। चलो अब देखो, सबसे पहले मैं ऐसे करो, ऐसे लिख दो, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू, पोजीशन वेक्टर फॉर 2 पॉइंट मास, फॉर 2 पॉइंट मास। मान लो 2 पॉइंट मास मैंने लिए, एक मास m1 लिया, एक मास m2 लिया, ले लिया दोनों मास मैंने लिए इसको। तो ये आपको ओरिजिन अपनी तरफ से मानना है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखोगे, आपको कहीं भी ओरिजिन मान लो। तो इसको ओरिजिन माना तो ये क्या बन गया अपने पास में R1, ये क्या बन गया R2, ये क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है आपके पास, पोजीशन वेक्टर है। इसको आपने 0 0 लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट लिखना है आप लोगों को। इसका जो भी आएगा, इसका पहला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जैसे x और y प्लेन की बात करें तो xy आ जाएगा, XYZ की बात करें 3D में है तो XYZ भी हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x1 y1 और z1 भी हो सकता है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x2 y2 और z2 हो जाएगा। अब आपको ये आपको ओरिजिन डिफाइन करना है, खुद मानना है, आप लोगों को दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना। ठीक है, अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी साइड में होगा तो इसी लाइन पर
होगा तो इसी लाइन पे होगा ना। मान लो इन दोनों पे कहाँ अंगुली कर दे कि एक पूरा घूम जाए, इन दोनों के बीच में कहाँ अंगुली रख दो जहाँ पे आप ये पूरा सिस्टम रोटेट कर जाए, यही तो चेक करना है। तो आप कहीं भी मान लो, ऐसे मान लो ये वो पॉइंट है, तो ये आ जाएगा मेरे पास RCM। RCM का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर मैंने लिखा है। आप लोग इसको मानो, इसको सेंटर ऑफ मास लिख दिया CMO, तो ये हो गया अपने पास R1, ये क्या हो गया R2, ये R1 मान लेते हैं, इसके साइड में ये डिस्टेंस क्या लिख देते हैं R2। तो सेंटर ऑफ मास लिखने का एक सीधा सा तरीका, ज़्यादा गोड़ गोड़ बात करने वाला, सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, M1 R1 प्लस M2 R2 अपोन में क्या जाएगा M1 प्लस M2। मान लो 2 पॉइंट मास है तो 2 लिख दें, M1 R1 प्लस M2 R2 बटा में M1 प्लस M2। 5 पार्टिकल होते तो क्या करते, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M3 R3 प्लस M4 R4 प्लस M5 R5, ज़्यादा बोल गए, प्लस M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5 तक कर लेंगे। बात समझ में आ गई? सिर्फ मैंने 2 पार्टिकल को लेके, छोटे सिस्टम को लेके किया है, तो आप भी छोटे सिस्टम को लेके करो। ये RCM का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट डायग्राम बनाओ 1 सेकंड के अंदर और जल्दी से इस RCM का वैल्यू लिख दो। और RCM अपने को सेंटर से, ओरिजिन से मानना है, कोई ज़बरदस्ती नहीं आप यहीं पे मानो, आगे बढ़ा देते तो आगे हो जाता, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना। फटाफट देखो RCM का वैल्यू लिख लो जल्दी से। लिख लिया RCM का वैल्यू। अब इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। देखो RCM को यदि आप थोड़ा सा, पोजीशन वेक्टर है तो डिस्प्लेसमेंट, तो उसको अपन किस में लिखेंगे, XYZ कोऑर्डिनेट में लिख दे, तो मैं RCM कैसे लिख सकता हूँ, XCM I कैप, YCM J कैप प्लस ZCM K कैप इक्वल टू, RCM का वैल्यू लिख दिया मैंने, M1 X1 I कैप, Y1 J कैप और Z1 K कैप प्लस M2 X2 I, Y2 J और Z2 K कैप अपोन में M1 प्लस M2। दोनों साइड से I की कंपेयर करो, I कंपोनेंट की कंपेयर करें तो देखो XCM, इधर XCM है, आगे क्या बनेगा M1 X1 प्लस M2 X2 अपोन में क्या जाएगा M1 प्लस M2। बोल सकते हैं ऐसे ही, ऐसा कैसा कंपेयर करके YCM बताओ, M1 Y1 M2 Y2 अपोन में क्या जाएगा M1 प्लस M2, ठीक है। तीसरा यदि मैं ZCM की बात करूं, M1 Z1 M2 Z2 अपोन में M1 प्लस M2। आपको RCM मिले, RCM लिखो, X केवल पार्टिकल X में रखे हों तो क्या आ जाएगा, केवल XCM आ जाएगा। केवल Y में रखे हो तो Y आ जाएगा, केवल Z में हो तो केवल Z आ जाएगा, 2 में हो XY में तो ये आ जाएगा, इन दोनों में हो तो ये निकालना है, और इन दोनों में हो तो X और Z निकालना है, और तीनों में हो तो XYZ तीनों निकालने हैं। वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर हो जाएगी। तो फटाफट ये नोट कर लो, XCM नोट करो, YCM नोट करो और ZCM नोट करो, सीधा ये नोट कर लो, कोई झंझट वाली बात नहीं, सीधा सीधा एक ये डब्बा, एक ये डब्बा और एक ये डब्बा, ठीक है। फटाफट नोट कर लो, समझ में तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बता देना थोड़ा सा, क्यों, समझ में आना जरूरी है आप लोगों को, ठीक है। मिटाओ, मिटा रहा हूं, देखो अब देखो आप लोग थोड़ा सा, RCM का वैल्यू आया, क्या आया, M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस M1 प्लस M2। क्या इस पर छोटा सा एक न्यूमेरिकल हो जाए जल्दी से। 1 kg का मास दिया है और 2 kg मास दिया है,
इसकी पोजीशन वेक्टर आपको दे दी 2 0 1, इसकी पोजीशन दे दी 1 2 3, 1 2 और 3। क्या आप इसका आरसीएम बता सकते हो? बता सकते हो क्या? कैसे लिखोगे आप लोग आरसीएम? M1 R1 प्लस M2 R2 अपोन में क्या गया M1 प्लस M2। यही तो फॉर्मूला था दो पार्टिकल के लिए। तो M कितना है? एक। R1 ये पूरा R1 है, ठीक है। और वेक्टर में लिखना है I J K में, तो इसको क्या लिखोगे 2I प्लस 0J प्लस 1K। प्लस में देखो इधर 2kg I 2J 3K अपोन में देखो M1 प्लस M2 1 प्लस 2 3 आ गया। अब आरसीएम लिखना है, आई वाला जोड़ो फटाफट, 2I और केवल I 2I 4I हो गया। इधर वाला जोड़ो J0, इधर तो उधर क्या है 2 और 2 4 इंटू किया है मैंने, ठीक है ना। चेक कर लेना मिस्टेक ना हो, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं रहेगी, कोई गड़बड़ हो तो आप लोगों को ध्यान रखना है। 1K इधर 6K तो 1 और 7K अपोन में कितना 3, तो 4/3 4/3 7/3। ये आरसीएम के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। समझ में आ गया? कोई एक छोटा सा आप एग्जाम्पल लेके इसको लिख सकते हो। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेंटर ऑफ मास CMO। बताओ कहाँ होगा, क्या होगा। आरसीएम आपको दे दिया, इस मास इस कोऑर्डिनेट पे, ये मास इस कोऑर्डिनेट, CMO लिखना है। जल्दी से नोट कर लो, हो जाएगा जल्दी से नोट। दिख तो बराबर रहे ना सारा, ठीक है। यदि बराबर दिख रहा है तो ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। मिटा दो, आप लोग आराम से नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैं साफ़ कर रहा हूँ, बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन आप अपने लिए लिख लो, वो मैं नहीं बताऊँगा, अपने आप ही करना है आप लोगों को। 2 kg 3 kg कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोगों को करना है। इसके पोजीशन वेक्टर 1 2 3, इसके पोजीशन वेक्टर 0 1 2 है, ठीक है। CMO बताना है। दूसरा क्वेश्चन आ गया, कई बच्चे वापस उसी को छापते रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 2 और 3 kg ये कोऑर्डिनेट है, CMO की वैल्यू बतानी है। सेम ऐसे ही करना है, कर लेना आप लोग। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, इन्हीं कदमों के साथ आगे बढ़ो। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हो क्या आप लोग भी? बढ़ो तो, ये बढ़े आप आगे। अब मान लो सेंटर ऑफ मास आपने ही तो माना था इसको, जैसे आरसीएम निकाला तो आपने दो पार्टिकल के लिए इसको M1 लिखा था, इसको M2 लिखा था, और इधर से ऐसे लिखा था ना, ये आपने माना था। क्या मैं इनका सेंटर ऑफ मास ठीक बीच में मान सकता हूँ? अज्यूम तो आपको ही करना है भाई, कहीं कर लो, वो क्वेश्चन के डिपेंड करेगा क्या पूछना चाह रहा है आप। तो मैंने इनका सेंटर ऑफ मास दोनों का 0 0 मान लिया, ठीक बीच में मान लिया इनके मास के अकॉर्डिंग। तो यदि ऐसी कोई पोजीशन बन गई, आरसीएम का वैल्यू क्या होगा कोऑर्डिनेट? I भी 0 J भी 0, Z है ही नहीं, तो 0 0 आ जाएगा। और 0 0 आएगा तो देखो M1 R1 प्लस M2 R2 अपोन में क्या बचेगा? M1 प्लस M2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 हो गया। M R1 प्लस M2 R2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बात क्लियर हुई क्या आप लोगों को? समझ में आया कि दिमाग के अंदर, इसके अंदर छोटी सी खोपड़िया के अंदर आपके? अब देखो यहाँ से मैंने आप लोगों ने ये माना है, ये M1 है, इसको अपन R1 बोल सकता हूँ, इसको R2 बोल सकता हूँ। यदि ये वाला पार्ट पॉजिटिव तो ये वाला नेगेटिव। सेंटर माना है आपने ओरिजिन, तो ऐसे भी रखा हो सकता है, ये M1 हो जाए, इधर की साइड में M2 हो जाए, ये आपका R1 हो गया, R2, इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव, यानी सेंटर के दोनों साइड में।
ठीक है, ये ज़्यादा कम भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इनका रिजल्टेंट सेंटर ऑफ मास क्या रहा है, 0 0 पे आ रहा है। तो एक को यदि एक साइड को पॉजिटिव लोगे तो दूसरी, इसको यदि प्लस एक्स लिखा है तो इसको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एक्स। तो कहने का मतलब आप लोग इसको ये लिख सकते हो, M1R1 जो लिखा प्लस का, उसकी बजाय क्या लिख लो, इसको माइनस का। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो वही आएगा, लेकिन मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, माइनस का। क्योंकि आपको समझ में आ गई बात कि सेंटर ऑफ मास बीच में लिए, इसका मतलब एक साइड उधर होगी, एक साइड इधर होगी। तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ M1R1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2R2। चलेगा ये फॉर्मूला। अब इसको आप थोड़ा सा सोल्व करो, M1/M2 ये बनेगा आपका R2/R1। M1/M2 क्या बनेगा, R2/R। M1 प्रोपोर्शनल टू 1/R है, M2 उल्टा है ना, रिवर्स है दोनों का। तो दोनों का जो मास रेशियो आएगा वो किसके रिवर्स, उल्टे के आएगा ना। तो ये आप लोग छोटा सा एक छोटा सा पॉइंट नोट कर लेना। इफ़ सेंटर ऑफ मास assume that origin then एक तो ये लिख दो, ये लिखोगे ना आप लोग, इसको लिख लो 0 0, तो ये लिख लो, ये लिख लो। उसके बाद में आप लोग ऐसे कर लेना, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, जैसे R1 ठीक है। तो यहाँ पहले प्लस लिखना चाहो ना तो ये इंटू करो, तो ये प्लस लिख लो एक बार, तो एक बार आप लोग प्लस इसको लिख दो। ये सेंटर ऑफ मास आपने क्या मान लिया, ओरिजिन मान लिया। अब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग M1R और डायरेक्शन लगा दी तो M2R 0 कर दिया। अब आगे लिख दो M1R1 इक्वल टू क्या जाएगा, M2R। अब तो समझ आ गया आप लोगों को। इस वाली साइड में या तो ये मान लो, ये कोई भी एक डायग्राम आप बना लो, तो आपके दिमाग में रह जाएगा क्या चीज़ अपने को डिस्कस करनी। फटाफट नोट कर लो, और ये डब्बा ज़रूर नोट कर लेना। नोट कर लिया, मिटा दूं? चलो देखो आगे, मिटा रहा हूँ भाई। आगे देखो आप लोग। अब सर आप ये क्या बता रहे हो, कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, क्यों? उसमें देखो मैं सीधा सा बता देता हूँ आप लोगों का। दो मास आपने लिए, एक मास M1 है, दूसरा मास M2 है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको R दे दिया। अब पोजीशन वेक्टर कुछ मत मानो आप, ओरिजिन कुछ मत मानो, लेकिन आप लोगों को पता है कि इस लाइन पे कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास आएगा, इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं तो सेंटर ऑफ मास आएगा। वो पॉइंट अपन मान लेते हैं CMO ये है, तो ये वाला क्या बोल देते हैं, R1, ये बोल देते हैं R2। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। अभी आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे सीधा, आपको एग्जाम्पल बता दूंगा मैं। R1 निकालना है, R1 पूछे क्वेश्चन में, M1 से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है, M2 से कितनी डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास है। अब अपने को कुछ नहीं मानना, न ओरिजिन मानना, न कुछ नहीं मानना। आप लोग तो सीधा R1 का वैल्यू देखो, R1 का वैल्यू है M2। आगे देखोगे R1 के साथ में तो कौन है, M1 है, लेकिन आप क्या लिखोगे, M2 इंटू बीच की डिस्टेंस R अपॉन में क्या लिख दूँ, M1 प्लस M2। आगे आओ इधर, R2 यदि आपको निकालना है क्या करोगे बोलो, M1 इंटू R अपॉन में क्या जाएगा, M1 प्लस M2। इसका मतलब क्या हो गया कि R1 R2 की वैल्यू मिल जाएगी आपको आराम से। ध्यान में रखना है, फॉर्मूला याद रख लो, बनेगा उसी से। M1 R1 इक्वल टू क्या बन जाएगा, M2 R2। चेक कर लो बोले, R1 R2 का वैल्यू रखो, दोनों वैल्यू बराबर आ रही है। प्रूफ नहीं करना आप लोगों को, फॉर्मूला ध्यान रखो, ठीक है। क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल के टाइम में देखो आप लोग। ऐसे मानो, क्या मानोगे, 2 kg है, ये 4 kg है,
और दोनों के बीच में, तो देखो 2 kg और 4 kg के बीच में यदि आपको कोई डिस्टेंस दे दे, डिस्टेंस मान लो आपको दे दी पॉइंट कुछ दे दो 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है, 2 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब आपको पूछेगा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट, या सेंटर ऑफ मास 2 kg से कितना डिस्टेंस पे है या 4 से कितना डिस्टेंस पे है, उसके लिए अपने को करना क्या है, R1 और R2 की वैल्यू तो निकालनी है। अब आप कोई भी अज्यूम कर लो भाई, इधर R1 है और इधर R1 कर लेते हैं और उस साइड में क्या कर लेते हैं, R2 कर लेते हैं, कर ले। मान लो ये फिक्स बीच वाला पॉइंट क्या मान लो, सेंटर ऑफ मास मान लो, ये R2 लिख देते हैं। R1 का वैल्यू क्या जाएगा, ये CMO है, R1 निकालना है। 2 के उधर कितना है 4, तो 4, बीच का डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर, M1 प्लस M2 6, R1 कितना जाएगा 8/6, तो 4/3। R2 क्या रहेगा, R2 निकालना है। 4 से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे है, 4 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस यदि अपन निकालें तो इधर देखो 2 kg, बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, अपॉन 2 + 4 6, तो 4/6 यानी 2/3 R1 R2 की वैल्यू आ गई। कर लोगे, याद रह जाएगा। अब आपको रटना नहीं है इसको, फॉर्मूला याद करो, नोट कर लो, उसके बाद में R1 R2 लिख लो, उसके बाद में एक एग्जांपल ये न नोट करके दूसरा अपनी तरफ से कर लेना, R1 R2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मैं वैल्यू क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, 4 kg 8 kg, किसके पास आएगा ज़्यादा, 8 के पास आएगा ना, 8 के पास मास ज़्यादा है तो इस साइड में ज़्यादा आएगा, तो R1 का वैल्यू बड़ा आएगा, R2 का वैल्यू छोटा आएगा, वो मैं बता देता हूँ मैं आपको। और बीच का डिस्टेंस आप ऐसे मानो 4 मीटर दे दिए, इस बार आप बहुत ज़्यादा दूरी है, फिर भी लिख दो आप। तो क्या आएगा क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से, सोच के देखो। R1 के पास ये वाला ज़्यादा आएगा ना, R2 मैं बता देता हूँ ग्रेटर देन R1। क्यों आएगा, इधर मास ज़्यादा है तो भाई स्वाभाविक सी बात है इसके पास ही होगा सेंटर ऑफ मास। जल्दी से R1 R2 बताओ, R1 क्या आएगा, R2 क्या आएगा, जल्दी से थोड़ी डिस्कस कर लें, बता दो क्या आ जाएगा। बता दिया। R1 मैच करना, देखो क्या बना होगा, ये मान लिया सेंटर ऑफ मास कहीं पे आ गया, ये R1 है, ये R2 है, ये R1 R2 है। R1 क्या बनेगा 8 × 4 अपॉन M1 + M2, 8 + 4 12, तो ये कितना हो गया अपना 8 × 4 = 32 हो गए ना। R1 निकाला है, 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, R1 = क्या लिखा है 8 × 4 लिखा ना, अपॉन 8 4 12, ठीक है। तो 8 × 4 = 32 अपॉन कितना आ गया 12, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना जाएगा, देखो ये हो गया 4, 8/3 आ गया ना, एक बार 8/3 लिख देते हैं, ठीक है। मीटर में है तो मीटर में लिख लोगे, सही लिखा ना, कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, पता नहीं रहता। R2 में क्या रहेगा 4 इधर वाला × 4 दोनों का सम 12, तो 16/12 यानी 4/3। मैंने क्या बताया था, R2 ज़्यादा आएगा, R1 कम आएगा, दोनों का सम देखो 4 मीटर के बराबर ही आ रहेगा। एलसीएम कितना आ गया 3, दोनों को 8 और 4 12, 12 में 3 का डिवाइड करो, 12 में 3 का डिवाइड करो, कितना आएगा 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कैलकुलेट वैल्यू भी चेंज कर देख सकते हो, कौन सी वैल्यू किसके पास आएगी वो भी देख सकते हो, नोट कर लो, ठीक है। मैच कर लेना, नोट क्या करना है, आंसर मैच करो अब तो, क्योंकि कैलकुलेट तो आप लोगों ने कर ही लिया। एक टाइप तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका ये हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग समझो, मान लो मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया, ये वाला, ये ओरिजिन पे दिया है आपको, यहाँ पे मास m रख दिया, यहाँ पर मास m रख दिया, यहाँ पर मास m रख दिया, यहाँ पे मास m रख दिया। ये साइड अपनी A है, ये साइड अपनी A है, सारी A साइड है,
बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग चर्चा करना है, ठीक है। अब देखो आपको आइडिया लग रहा है चारों मास बराबर है। सीधा तरीका बताता हूँ मैं आपको, चारों मास बराबर है ना, चारों मास बराबर है, इसका मतलब कुछ एक तो इन दोनों के कारण इस लाइन पे होगा बीच में, इन दोनों के कारण भी बीच में होगा, मतलब a/2 से होगा। इधर भी a/2 बीच में आ गया, इधर a/2 इधर भी a/2। अब इधर वाली लाइन के बराबर आ गया। अब देखो इधर भी मास बराबर है तो क्या इस लाइन पे ऊपर आएगा। इन दोनों का इधर हो गया, यदि केवल एक ही लाइन हो तो इन दोनों का इधर हो गया, तो दोनों को यदि आप मिलाओगे तो ये चारों पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यही जाएगा ना। ये कितना है a/2 है, ये कितना है a/2 है। सेंटर ऑफ मास क्या जाएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा a/2, ये भी कितना आएगा a/2। सिर्फ आपने देख के बता दिया। अब आपको समझ में नहीं आया, मेरे को पता है कैसे बता दी, ठीक बीच में होगा। अब इतना समझो कि ठीक है बीच में होगा। चलो x और y के अंदर है, दूसरा तरीका देखो, x और y के अंदर है, इसका मतलब XCM और YCM निकालना है। XCM क्या बनेगा, M1 X1 M2 X2 M3 X3 M4 X4 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 कितना है, M ही है, X कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, प्लस M2 कितना है M ही है, X कोऑर्डिनेट कितना है, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो क्या आप लोग, A0 बोले, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये A ये B है, तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा AA। इसका कोऑर्डिनेट कोई बता सकता है, ये आ जाएगा y पे, तो x का वैल्यू 0 और ये y का a, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट x1 ये 0 लिख दिया मैंने, ये कितना आ जाएगा a आ जाएगा ना, x2 ये क्या हो जाएगा m a लिख दिया, प्लस m3 m, x कोऑर्डिनेट कितना है यही है, m4 में x कोऑर्डिनेट कितना है 0 है। चारों का सम कितना आएगा 4m आ जाएगा ना, ये 0 लास्ट वाला 0 कितना हो गया m 2m अपोन में 4m, क्या m से m कैंसिल आउट हो गया, 2 से 4 कट सकता है, तो a/2 आ जाएगा ना कोऑर्डिनेट। किसका वैल्यू आएगा, XCM का वैल्यू कितना आएगा a/2 आएगा। क्लियर, समझ आ गई बात। YCM देखो, YCM क्या बनेगा, YCM वापस वही लिखो, M0 Y1 लिखा है मैंने, M2 Y2 प्लस M0, इसमें देखो MA, चौथे वाला क्या जाएगा M इंटू A, Y4 है, अपॉन में कितना एलसीएम आ जाएगा 4m, ये भी 0 ये भी 0, ये कितना हो गया 2ma, अपॉन में कितना हुआ 4m, कट गया तो a/2 आ गया। YCM का वैल्यू भी कितना आएगा a/2। मैंने पहले से ही लिख रखा है x कोऑर्डिनेट है a/2, y कोऑर्डिनेट है a/2। कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छे से नोट कर लो, कल के लिए क्वेश्चन डाल लो, आराम से करके बताना। दूसरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन दे देता हूँ, एक तो ये ले लो m 2m 3m 4m, कोऑर्डिनेट निकालना। ये साइड ए दी है आपको, ये भी साइड मैंने आपको ए दे दी। पहले कोऑर्डिनेट निकालना, फिर सेंटर ऑफ मास बताना कहाँ पर आएगा। इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, सेम यही प्रोसेस आपको करना है। दूसरा एक क्वेश्चन तो वो नोट कर लो, सेकंड क्वेश्चन क्या करो, एक मास m है, एक मास m है, एक मास m है, ये साइड ए है, ये भी साइड ए है। चलो इसका मैं ऊपर वाले का कोऑर्डिनेट, नीचे वाले का तो आप लोग लिख सकते हो आराम से, ये मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा a/2, तीसरे वाले का लिख रहा हूँ √3
बाई 2 इंटू ए, ये मैंने इस वाले का कोऑर्डिनेट लिख दिया है, ठीक है। इसका 0 0 हो ही गया, इसका क्या मान लोगे आप लोग, मानोगे क्या, दिख रहा है ना, ए और 0 जाएगा। इसका भी आप सेंटर ऑफ मास बताओ। ये दोनों क्वेश्चन कल आते ही अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आंसर सिर्फ मैच करना है। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे बच्चों, बाकी मिलते हैं अपन कल सेम टाइम सेम जगह। बेस्ट ऑफ लक।